हेलो, वेलकम माई क्लास। जैसा कि हम लोग सारणी चैप्टर शुरू कर चुके थे और पिछले वीडियो में आपको सारणी का पहला प्रश्नावली 6.1 हल करने के लिए दिया गया था। उसमें जो है कुछ बच्चों ने हल किया और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 23। तो आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 23। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो दिया गया है, एक सारणी, उसका हमें मान बताना है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इसका हम लोग को मान बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 4 9 4 9 16 9 16 25। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने पे कितना हो जाएगा आपका, 1 के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो आपका ये बचा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 9 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 16 माइनस 4। अब इसके बाद ये रो छूट गया, ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट गया, तो ये बचा आपका। तो 4 इंटू 25 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 9, आपका ये कॉलम छूट गया और ये रो छूट गया। तो 4 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 9। यहाँ से देखिए 9 इंटू 25, दोनों बच्चे 45, यानी 18 4 22, 225 माइनस 256 माइनस 4, ये हो जाएगा 25 चौके 100 माइनस 16 9 144 प्लस 9, ये हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस 81, 225 माइनस 256 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 9। इसको ऐसे माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 6 माइनस 5 1 और 5 माइनस 2 3 माइनस 31 और माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस 44 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 तो 7 और 7 माइनस 6 तो 1 माइनस 17, ये हो जाएगा माइनस 31 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17, अब माइनस हो गया 9 करते 63 और 9 इक्यानवे 9 6 15, आपको माइनस जो है हो जाएगा 176 माइनस 4 5 3 8 और 1 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 14 माइनस 6, तो 8 हो गया। 7 माइनस 7 0, ये आएगा आपका माइनस 8, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आपको एक सारणी दिया गया है, इसका मान बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 सारणी है 1 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 0 cos 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 0 sin 3 पाई बाई 10 sin 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10। इसकी वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो ये पहला स्तंभ है आपका, जो पहला कॉलम है, इसमें 2 एलिमेंट शून्य, तो हम इसी कॉलम के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर देते हैं। तो पहले के लिए सॉल्व करेंगे आप, तो ये पहला छूट जाएगा, पहला आपका रो छूट गया और पहला कॉलम छूट गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई
इसमें हो जाएगा तो कितना हो गया cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 और माइनस साइन 2π/10 और साइन 3π/10। बाकी इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, तो आप सिर्फ यही पहला टर्म बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, यानी प्लस माइनस जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। ये क्या लिखा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो अपने cos A cos B माइनस साइन A साइन B किसका फार्मूला होता है cos A प्लस B का, यानी ये हो जाएगा cos 3π/10 प्लस 2π/10 और इधर जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा cos 5π/10, दोनों को ऐड कर लिया गया तो 5 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितना आता है जीरो, इसकी वैल्यू कितना आ गया जीरो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें भी आपका साड़ी ए दिया गया है, तो आपको उसका मान बताना है। एज कल टू गिवन है, एज कल टू गिवन है 25, 27, 25, 27, 29, फिर आपका 10, 12, 14, 30, 32, 34, ठीक, ये दिया गया है। तो आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना होगा, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट एज कर लो, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, सीधे सीधे क्या करना है 25 इंटू ये छूट गया आपका, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 34 माइनस 14 इंटू 32 माइनस 27 और फिर ये छूट गया आपका, ये छूट इसका मल्टीप्लाई तो 10 इंटू 34 माइनस 30 इंटू 40 आपका प्लस 29, ये छूट जाएगा आपका 10 इंटू 32 माइनस 30 इंटू 12, ठीक, ये इसका प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको हल कर लेंगे हम लोग। 25 हो जाएगा 12 से 42, बाद में 36 4 40 माइनस 14 दूनी 28 और 14 तीन 42, 42 और 44 माइनस 27, ये हो गया 340 माइनस 14 तीन 42 420 प्लस 29, ये हो गया 320 माइनस 240, यहाँ आपका कितना बचेगा माइनस 40, तो 25 इंटू माइनस 40 माइनस 27 इंटू माइनस 120 प्लस 29 इंटू 0 और 80, इसको मल्टीप्लाई में चौके से माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 0 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 में, तो 12 से बन जाए 12 से 84 और बाद में 24 24 8 32 और प्लस 0 8 9 72 8 में 16 16 7 23, तो ये हो गया इसका। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका 0 2 4 6 3 2 5 3 2 5 माइनस 1000, तो यह हो जाएगा 4 5 6 0, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ये आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म। तो सारणी के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है सारणी का गुणधर्म, किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में
या स्तंभों का पंक्तियों में रूपांतरण कर देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, पहला गुणधर्म क्या कहता है, किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, सारणी के गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो हम लोग को पढ़ना है सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो पहला गुणधर्म है हम लोग का क्या है, किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में हम लोग परिवर्तित कर दें तो उस सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता है, मान उसका जो है सेम रहता है। यानी अगर आपको कोई हम एक सारणी ले लें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसको अगर हम हल करें तो इसका मान अगर आ रहा है आपका डेल्टा, और जब इसके हम पंक्ति को बदल दें तथा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हमने क्या किया, पहला ही आपका डिटर्मिनेंट था जिसका पहला पंक्ति क्या है A1 A2 A3, दूसरा पंक्ति है B1 B2 B3, तीसरा पंक्ति C1 C2 C3। अब इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिए, तो पंक्ति पहला था तो पहला क्या हो गया, वो स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। तो इसका भी जो मान आएगा वो भी डेल्टा ही रहेगा, इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज़ कह रही है पहली प्रॉपर्टी जो है सारणी का। ठीक, इसको आप वहाँ से नोट करेंगे। प्रॉपर्टी जितने भी हम बताएंगे सारी प्रॉपर्टी को आप बुक से नोट करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम समझाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी सारणी के रो को कॉलम में हम चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आती है। ठीक, अब दूसरा जो गुणधर्म हमारा है, दूसरा गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी सारणी के क्रमशः दो पंक्तियों या दो स्तंभों को एक दूसरे से बदलने पर उसके मान, उसके जो है मैग्नीट्यूड, परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे अगर हम एक सारणी लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इसका मान आपका डेल्टा आ रहा है तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा। हमने क्या किया, पहला आपका सारणी जो था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दूसरे सारणी में क्या किया, हमने पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से बदल दिया। देखिए, दूसरे पंक्ति को पहले पंक्ति की जगह पे लिखा गया B1 B2 B3 A1 A2 A3, तो पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति से बदलने पर जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, मान मैग्नीट्यूड जो है, प्रमाण जो है वो वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। इसी तरीके से जब हम कॉलम को चेंज करेंगे तब भी उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी दूसरी गुणधर्म क्या कहता है, किसी भी सारणी के दो क्रमशः दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणी के जो है परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है, उसका सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये कह रहा था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, गुणधर्म 3 क्या कहता है, यदि किसी सारणी के दो स्तंभों या दो पंक्तियों के सभी अवयव समान हों, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति समान हों तो उनका मान शून्य हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी सारणी है A1 A2 A3 B1 B2 B3
A1 A2 A3। ये एक सारणी लिया गया है जिसमें पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम है। तो अगर इस तरीके से हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या कहें कि हम A1 A2 A3 B1 A1 A2 A3 B1 B1 B2 C1 C1 C2। देखिए इसमें दो, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, ये दोनों क्या हैं, सेम है। इसका भी मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी तरीके से इस गुणधर्म का मतलब क्या है, कोई सारणी दिया गया है, अगर उस सारणी के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के सभी एलिमेंट अगर समान हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, तो उसको हम उसका पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी का मान k से गुणित हो जाता है। जैसे अगर हम जो है एक सारणी लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका हमने मान लिया कि हमने हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, डेल्टा आएगा। ठीक। अब अगर इसके इस सारणी के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट में एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया सारणी बनेगा उस सारणी का जो मान आएगा वो पहले वाले सारणी के मान में k से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस संख्या से यहाँ पे आप गुणा कर रहे हैं, चाहे किसी रो में कीजिए या किसी भी कॉलम में कीजिए, उसी संख्या से हम इधर इसके वैल्यू में भी गुणा करके नए वाले सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमने k A1 A2 A3 k B1 B2 B3 k C1 C2 C3, अब हमने क्या किया, इस सारणी के पहले स्तंभ में एक अचर संख्या k से गुणा कर दिया। तो k से गुणा कर दिया तो ये नया सारणी मिल गया। पहला सारणी क्या था, इसमें इसके पहले स्तंभ में k से गुणा किया गया तो दूसरा सारणी मिल गया आपको। अभी इस दूसरे सारणी का मान क्या होगा, तो ये मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरा हल करेंगे। तो हल करने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम सिंपली क्या करें, जो पहले सारणी का मान था डेल्टा, उसी में k से मल्टीप्लाई करके हम इस सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसका जो मान होगा k डेल्टा। यानी जिस संख्या से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी संख्या से पहले वाले के वैल्यू में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो यहाँ नया सारणी मिलेगा उस सारणी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये है गुणधर्म नंबर 4। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 5 की तरफ। गुणधर्म 5 क्या कहता है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है। किसी भी स्तंभ का या किसी भी पंक्ति के अगर सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है रो के सारे एलिमेंट शून्य हो या फिर जो है कॉलम के सारे एलिमेंट शून्य हो, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप सीधे लिख पाएंगे इस गुणधर्म के आधार पर कि यहाँ उस सारणी का मान शून्य आएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियाँ समानुपाती हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। ठीक। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समानुपाती हैं तो उस पूरे सारणी का मान शून्य हो जाएगा। ठीक। समानुपाती यानी दोनों सारणी का अनुपात निकालें तो उनका जो मान आए वो अगर बराबर आ रहा है तो उसका जो है, जैसे यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ लिखा गया k A1 k A2 k A3। ठीक। तो जो
पहला पंक्त है आपका A1 A2 A3, तीसरा पंक्त है KA1 KA2 KA3, तो इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो A1 अपान KA1 A2 अपान KA2 और A3 अपान KA3, तो देखिए A3 A2 A2 कैसे क्या आएगा आपका A1 अपान K1 1 अपान K 1 अपान K, मतलब सबका मान समान आ रहा है। तो कहेंगे हम कि पहला पंक्त और तीसरा पंक्त क्या है, समानुपाती हैं, और अगर समानुपाती हैं तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको हम इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है, ये मीनिंग है, इसका हम लोग यूज करके पूरे सारणी का मान डायरेक्ट शून्य लिख सकते हैं। कब, जब कोई भी दो पंक्त या कोई भी दो अष्टम एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी उन दोनों का अनुपात निकालें तो अनुपात अगर बराबर आ रहा है सभी अवयवों का तो हम कहेंगे समानुपाती है, और अगर समानुपाती हैं तो उनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि यदि किसी सारणी के की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा है तो उसको हम दो सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सारणी दिया गया है, अगर इसके किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी एलिमेंट दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखे गए हैं तो उनको हम दो अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे A1 प्लस A1 B1 C1, K2 प्लस A2 B2 C2, K3 प्लस A3 B3 C2। यह एक सारणी दिया गया है जिसका पहला स्तंभ क्या है, दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा है K1 प्लस A1 K2 प्लस A2 K3 प्लस A3। तो ये दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा है, तो इसको हम लोग दो जो है सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी K1 B1 C1 K2 B2 C2 K3 B3 C3 प्लस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस गुणधर्म का ये मतलब है कि किसी भी सारणी के अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा गया है तो उसको हम दो अवयवों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं जो कि लास्ट है। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर संख्या से गुणा करके उसको किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़कर परिवर्तित किया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी सारणी या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ा या घटाया जाता है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका एक सारणी लिया गया है। अब ये सारणी थे तो इस सारणी को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए A1 प्लस के B1 A2 प्लस के B2 A3 प्लस के B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या किया गया, R1 टाइम्स टू R1 प्लस के R2, मतलब क्या हुआ, R देखिए दूसरा पंक्ति है, दूसरे पंक्ति में के से गुणा करके पहले पंक्ति में जोड़ा गया है, फिर उसको R1 के प्लेस पे लिखा गया। वही लिखते R1 टाइम्स टू R1 प्लस के R2, यानी दूसरे वाले स्तंभ में के से गुणा करके पहले वाले स्तंभ में जोड़ने के बाद उसको पहले वाले में जो है पंक्ति पे लिखा गया है। तो इन दोनों का जो मान होगा उन दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से कुल आपके ये 8 गुणधर्म हैं सारणी के, और इन 8 गुणधर्म को
आधार पर हमको अगला प्रश्नावली सॉल्व करना है, और इसके जहाँ हमें ज़रूरत, जिस प्रॉपर्टी की, जिस क्वेश्चन में हमें को ज़रूरत पड़ेगी उसका हम लोग उपयोग करेंगे। इन सभी गुणधर्मों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक। ये क्या कहता है, 0C B -C 0A -B -A 0, इसका मान बताना है गुणधर्म का प्रयोग करके बिना प्रसार किए, का मान बिना प्रसार के ज्ञात कीजिए। अब इसको तो हम प्रसार करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देते, प्रसार कर लेते, गुणा भाग करके मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें एक कंडीशन दे दिया गया कि बिना प्रसार के इसका मान ज्ञात करना है। यानी बिना प्रसार के ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, हमें गुणधर्म का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया आपका 0C B -C 0A -B -A 0, ये क्वेश्चन, इसका मान हम लोग इसको मान लेते हैं, इसके वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा है, ठीक। इसके वैल्यू जो आएगा डेल्टा, यहाँ लेते लेट इतना इक्वल टू, ठीक। अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाई, इसमें माइनस से माइनस कॉमन कर लेते हैं, -1 कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। अब -1 देखिए, माइनस हमने पहले रो से भी कॉलम किया तो -1 यहाँ से भी आया, फिर माइनस हमने दूसरे रो से भी कॉलम किया तो फिर इसका भी माइनस आएगा, फिर माइनस हमने तीसरे रो से भी कॉलम किया तो इसका भी माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे लिखा गया -1/3। पहले कॉलम से इसलिए इसको इस तरह से लिखे तो हम हो जाए -1 पहले का हो गया, फिर -1 दूसरे का हो गया, फिर -1 तीसरे का हो गया। यानी पहले रो से ये पहला का काम जो कॉमन किया गया, दूसरे रो से दूसरा कॉमन किया गया, तीसरे रो से तीसरा कॉमन किया गया, तो इनको सब मिला के इतना बड़ा ना लिख के क्या लिख दिया, -1/3 लिख दिया गया, ठीक। तो यानी कि 0 का तो वही हो जाएगा, -C हो गया, -B हो गया, ये C 0 -A, फिर आपका ये B और A 0 हो गया, ठीक। क्या क्या हो गया, सभी पंक्तियों से माइनस उभयनिष्ठ लेने पर, यानी सभी पंक्तियों से माइनस को उभयनिष्ठ करने पर, कॉमन लेने पर, बाहर निकालने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे हम लोग, तो कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 माइनस हो गया, ये किसके इक्वल चल रहा है, आपको डेल्टा के इक्वल चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा हम लोग, किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा के इक्वल चल रहा है। ये हो जाएगा -1, और इसको हम लोग क्या किए, 0 -C -B, फिर आपका हो जाएगा C 0 -A B A 0 इक्वल टू डेल्टा। क्या किया गया, क्या किया गया, हमने क्या किया, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, बाई P1 में पहली प्रॉपर्टी से, पहले गुणधर्म से हमने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। तो ये -1, और ये है क्या, पहला ये इक्वेशन 1 यही तो डेल्टा है, तो इनटू डेल्टा हो गया इक्वल टू डेल्टा, यहाँ से क्या आ गया, माइनस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, तो माइनस डेल्टा को ट्रांसफर कर दीजिए तो हो गया 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, यानी इसका वैल्यू जो है क्या है, 0 आया। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी के यूज से सॉल्व किए, ठीक। अगला जो दिया गया है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 दिया गया है जो ये क्या बताता है, इसमें क्वेश्चन दिया, इसके भी मान बताना बिना प्रसार किए, नहीं सिद्ध करना हम लोग को 0, देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको, देखिए एलएचएस साइड ले लेते हैं। एलएचएस साइड है आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसको क्या करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्या किया गया C1 टाइम्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को चेंज किया गया C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ के C1। चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ये 0 होता है। अब लोग 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया था ये 0 ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर 1 0 1 ओमेगा। ठीक, अब यहाँ लिख लेते हैं सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0 होता है। ठीक है, अब ये देखिए आ गया किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अगर सभी एलिमेंट शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, किस प्रॉपर्टी से इक्वल टू कितना RHS हो गया। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, किस प्रॉपर्टी से हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 5/P1 जो है बाई P5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 से हो गया। ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, बिना विस्तार किए हुए और सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसमें दिया गया आपको 1